आज हम फिर से उत्तराखंड की जो नगरी है रामनगर में वहाँ पर मौजूद हैं अपने इस स्टूडियो में। पूरा नेचर से भरा हुआ है ना, जहाँ चिड़िया है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, एक ताजी हवा है, पॉल्यूशन का नाम नहीं है। तो हम लोग यहाँ से अपने इस शो को होस्ट कर रहे हैं और हमारे शो का नाम आप सब जान ही चुके हैं, अब तक तो याद भी हो चुका होगा कि हमारे शो का नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो हम लोग नेचर देखते हैं, जिस उत्तराखंड को हम लोग देखते हैं, जिस हरियाली को हम लोग देखते हैं कि भाई वाह कि कितना सुंदर दृश्य है, क्या लैंडस्केप्स हैं, है ना। तो इन लैंडस्केप्स को यूँ कहिए कि बचाने के लिए, इन लैंडस्केप्स को पहचान देने के लिए इनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो जो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इसको बचाया जा सके या इसको जो है विकसित किया जा सके, इसको जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उसी कड़ी में हमारे साथ आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बच्ची सिंह सर। बच्ची सिंह सर नमस्कार। और सर जो हैं वो एक बहुत बड़े नेचर लवर हैं और नेचर के लिए ही काम करते हैं, नेचर में रहकर ही काम करते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जो है वो प्रेरित करते हैं और एक उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे नेचर के साथ रहा जा सकता है, कैसे नेचर के साथ रहना चाहिए, कैसे उसको प्यार देना चाहिए और उससे प्यार लेना चाहिए। तो सर की जो जर्नी है, कैसे सर ने ये सब शुरू किया, कहाँ से इस चीज़ की प्रेरणा उन्हें मिली, वो सब हम जानेंगे सर के साथ। जी सर नमस्कार एक बार फिर से। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके इस गेटअप के लिए आपको कहना चाहूँगा कि ये बहुत वंडरफुल लुक है। थैंक यू। और मैंने ये भी सुना है कि आप हमेशा शॉर्ट्स में रहते हैं, तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस यूं ही ये नैसर्गिक रूप से चलता रहा, प्राकृतिक रूप से। हाँ। और इसमें कंफर्टेबल फील किया तो ये चल रहा है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही है एकदम। हाँ, तो सर हम आगे शुरुआत करें इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि हमारी ऑडियंस समझ पाए कि हम किससे बात कर रहे हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम बच्ची सिंह बिष्ट है जी। और मूलतः मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ जी। उत्तराखंड का। हाँ। रानीखेत के पास एक छोटा सा कस्बा है, गाँव। हाँ। और 60वीं 70वीं जो सन की आप बात करते हैं, 1970s राइट 60s में मेरे पेरेंट्स जो हैं वहाँ से भाबर इसको बोलते हैं जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं। हाँ। तो यहाँ माइग्रेट करके आ गया, तब से मैं अपनी ज़िंदगी यहीं जी रहा हूँ। ओके। मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी पाठशाला से हुई, गांव के जो छोटे स्कूल होते हैं, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए काशीपुर नैनीताल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद अभी भी विद्यार्थी जीवन में प्रकृति की किताबें पढ़ रहा हूँ हर दिन। जी, ये तो लाइफ टाइम रहेगा। जी, ये हमेशा रहेगा। हाँ। विद्यार्थी बन के जीने का सुख ही अलग है। हाँ। तो वही रहना चाहते हैं जी, वही होना चाहते हैं। ओके। तो ये कैसे शुरू हुआ सर, मतलब नेचर से इतना प्यार, इतना लगाव, ये कैसे शुरू हुआ? यदि मैं सही मायने में सही तरीके से इसको अपने ऊपर लागू करूं कि मैं भी कई बार सोचता हूं कि ये अचानक तो नहीं हुआ। हाँ। मैं अपनी पुरानी पिक्चरें भी देखता हूं तो उसमें मैं अलग थलग बिल्कुल अकेला प्रकृति के सानिध्य में उन फोटोग्राफ को देखता हूं। तो बचपन जो है ना गांव में भी था, गांव के पास ही खेत खलियान थे जी, जंगल नजदीक था, नहरें थी, प्रकृति पूरी थी, स्कूल भी हमारा जंगल के नजदीक था। हाँ। तो तब तो नहीं मालूम था, प्रकृति की परिभाषा नहीं मालूम थी, प्रकृति का जो सानिध्य है उसका लाभ कैसे ले ये नहीं मालूम था जी। हायर एजुकेशन के बाद एक्सीडेंटली जंगल से रूबरू हुए, तो काम भी इसी में करने को मिला, तो इसी तरीके से यात्रा चल पड़ी। ओके जी। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी जैसे घर में से किसी ने बोला हो कि क्या करने चाहते हो या क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कभी। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रकृति में इतनी जबरदस्त सम्मोहन शक्ति है, उसको जो करवाना होता है आपको वो खींच लेती है अपनी ओर। अच्छा। और हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मैं पूरे मानव जगत के बारे में कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो अनसीन प्लानर है ना, हाँ, वो सुप्रीम पावर है और वही प्रकृति है जी। वो अपने तरीके से लोगों को चुनती है कुछ भी करने के लिए। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि शायद कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि जो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वो हमेशा
संघर्षों में बीती, जी। तो कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि लाइफ को कैसे डिजाइन किया जाए। प्रकृति ने जैसा चाहा वैसा डिजाइनिंग किया, और आज उम्र के जो है ना ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ गृहस्थ जीवन भी सुखी है और प्रौढ़ावस्था आ गई है जीवन की, लेकिन अंदर से हम अपने आप को चिरयुवा समझते हैं। वो सब प्रकृति के नजारा है। जी, प्रकृति का करिश्मा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो प्रकृति वाली जो चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि हम शहर वाले लोग प्रकृति को एक अलग नज़र से देखते हैं कि हमने दिन भर की जो दौड़ भाग की है, साल भर से हम लोग जो इतनी वो कर रहे हैं, अब हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, सुकून चाहिए, और उसके लिए हम लोग जो है 1 हफ्ते के लिए पहाड़ों में आ गए। लेकिन यहाँ रहने वाला आदमी पहाड़ को और जंगल को, उसमें रहने वाले लोगों को बहुत अलग नज़र से देखता है। वो नज़रिया क्या फ़र्क? जहाँ तक मेरा मानना है ना कि जो लोग प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं ना, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होता है। जी। क्योंकि वो धीर गंभीर तो नहीं मानता मैं उनको, लेकिन वो सुकून पर मैं महसूस करता हूँ क्योंकि वो सुकून में रहते हैं। वो चाहे परिवार में हो, वो चाहे समाज में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, वो शांत स्वभाव के होते हैं। वो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं और वो जिंदगी से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते। जीवन जिस तरीके से सहज नीति से चल रहा होता है जी, वो परमात्मा में विश्वास करते हैं। परमात्मा ही, खुदा ही जो है ना प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति जो हमें बाहर दिखती है वो प्रकृति हमारे अंदर है जी। और प्रकृति जैसे जैसे आपको ढालती रहती है, आप बिना शिकायत करे चलते रहें। सो साधना का सबसे बड़ा विषय है ये। जो व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में है वो साधना में ही है। लेकिन तमाम लोग जो है ना साधन के पीछे जो है ना पागल हो ही जा रहे हैं। और साधन को आप शाब्दिक रूप में देखें, साधना में ही साधन शामिल है। जी। आ की मात्रा है। हाँ। आ का मतलब प्रकृति की ओर आ, तो मूल स्वभाव है उसके और आ जा। जी। तो साधन उसमें मानव को खुश रहने के लिए, सुकून में रहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बस स्टेट ऑफ माइंड है वो शांत रहना चाहिए वो, और वही बहुत जरूरी है। प्रकृति के सानिध्य में जब आप रहते हैं तो आपको ये चीज सब जो है ना मुफ्त में मिलती है। जी। और हम उसकी कदर नहीं करते एक्चुअली। प्रकृति में जो चीज मुफ्त है हम अप्रिशिएट नहीं करते नेचर को। हम लोग डिमांड करते हैं। हम लोग जब डिमांड करते हैं तो नेचर हमको उतना ही देता है जितना हम डिजर्विंग है। जी। लेकिन डिमांड हमारी कई गुना आ गया है उससे। मैं कहता हूँ कि जो भी आपको मिल रहा है उस पर संतुष्टि ले, और अपने अलावा अपने आप को मजबूत तो बनाए, और साथ में थोड़े समाज के हित की बातें, दूसरों के हित की बातें भी सोचे, तो इसमें ज्यादा सुकून है। जी। ये एक कंप्लीट फिलॉसफी है। और फिलॉसफी जो है ना पढ़ने लिखने की चीज नहीं, फिलॉसफी में जीने की चीज मानता हूँ। जी। कि बिना किसी मामलों में उलझे हुए अपने आप को पाने की जो जिद है कि मेरा मकसद क्या है जीवन का, वो प्रकृति बहुत आसानी से आपको इशारे करती है। वो आपको लिख के तो नहीं बताती, वो आपको पढ़ाते भी नहीं है। उसके इशारे आपको महसूस करने होते हैं, और जब आप इशारे महसूस करना सीख जाते हैं तो आपको ये लगता है कि दूसरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए संरक्षण का सिद्धांत आता है कि प्रकृति जो हमें वास्तव में कितना देती है, लेकिन मांग कुछ नहीं करती। लेकिन हम लोग जीवन भर मांग में ही छिपे रहते हैं, उसी को ओढ़े रहते हैं, उसी को बिछाए रहते हैं। तो इससे आप दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए एक आप अलग थलग सुकून पसंद लाइफ जीते। बिल्कुल सही सर। तो ये जो ये शुरुआत हुई नेचर गाइड की, नेचर लवर की, ये आपने इसको ऐसे प्रोफेशन कब लिया, मतलब कब? ये तो सब एक्सीडेंटली हुआ। अच्छा। हायर एजुकेशन कर रहे थे, परिस्थितियां विपरीत थी। हाँ। काम करना जब चाहा तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट, जो उत्तराखंड का यानी पूरे मुल्क का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ। इसमें कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि यहाँ पर इंटरप्रेटर की जरूरत है। अच्छा। जो शिक्षित युवा बेरोजगार है वो उसमें प्रतिभाग करें। हाँ। तो सीट नहीं होने के बावजूद भी किसी की दया पर निर्भर होकर हमने इस पे प्रतिभाग किया। और जब देखा 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो हमने अपने आप को उसमें एक स्थान पे पाया, तो ये फिर चलता रहा। अच्छा। और हमने किसी दूसरे विषय के बारे में फिर सोचा नहीं। हाँ। इसी में आनंद आने लगा, इसी में ठहराव मिला, इसी में जिंदगी का मकसद मिला। हाँ। और जिंदगी सुकून के साथ गुजर रही। और एज ए गाइड कैसे कब शुरुआत हुई, मतलब 95 में हम लोगों ने काम शुरू किया। हाँ। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 95 में ये यात्रा शुरू हुई, अभी भी बदस्तूर जारी है। हम अपने ऑडियंस को बता दें कि बच्ची सर जो हैं वो रामनगर में जिम कॉर्बेट में एक बहुत ही जाने माने गाइड हैं, नेचर गाइड हैं,
और बहुत सारा काम किया हुआ है। ये अपने आप से बताएंगे नहीं, ये बहुत मतलब एकदम की नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर मतलब कुछ अपना एक्सपीरियंस उसमें जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरा जो अनुभव है जिंदगी के बारे में, वो बहुत साधारण सा अनुभव है जी। कि आप जिंदगी से मांग ज्यादा ना करें। हाँ। आप मेहनत करें और जिंदगी आपको वो भरपूर देती है और उसी में सुख खोजें। जी। जीने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ। मांग रहित शून्य में जब आप विचरण करते हैं तो आपको लगता है कि जिंदगी का मकसद है और इसको जिए, भरपूर जिए। लेकिन आदमी कैसे छोड़े अपनी इस फितरत को, मांगने की? मांग जो है ना, हमारे स्वभाव का हिस्सा है जी। आप अपने आप को समझे कि जो मिल रहा है वो पर्याप्त है, क्योंकि अनलिमिटेड है। आपकी इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन जब आप सुकून में रहना पसंद करते हैं कि जो भी मिल रहा है मुझे वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो आपका स्वभाव उसी तरीके से निर्मित होना शुरू हो जाता है। तो ये यात्रा जो है 1995 से शुरू हुई, आज 2024 हो गया है जी। तो जो भी मिल रहा है वो पर्याप्त है। बिल्कुल सही। तो सर एज अ गाइड आपका जो आपने वहाँ पे कॉर्बेट में काम किया, उसमें सबसे अच्छा जो आपने मतलब आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा हो जंगल घूमते हुए? देखिए, मेरा जो अनुभव है ना कि नित्य नए लोगों से मिलना, नई जगहों को देखना, सीखना और उसको बांटना, ये सतत जारी है। इसमें नयापन है जिंदगी जीने में। आपको जगह तो ऑलमोस्ट एक सी होती जंगल, लेकिन नए लोगों के संपर्क में जब आप आते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं जी। और इस सीखने की प्रक्रिया में आपको समझ में आता है कि जिंदगी बहुत छोटी है जहाँ पर सीखने को जो है ना लगातार जारी रखा जाए। और उसके बाद जब आप कार्य की बात करते हैं तो होटल्स में मैंने काम किया। होटल्स में भी जब लोग, मैं देखता हूँ कि जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जिनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है, वो चंद रोज यहाँ गुजारने के लिए आते हैं और अथाह धन होता है उनके पास खर्च करने के लिए। और आपके पास अपने अनुभव को साझा करने के आपको धन मिलता है जी। और आपका कोई बॉस नहीं है। मर्जी आए तो काम करो, मर्जी आए तो काम नहीं करो। और लाइफ में क्या चाहिए? यदि स्वतंत्रता है, विवेक के साथ जिंदगी जी रहे हैं, जितना मिल रहा है उसमें पर्याप्त सुकून खोज रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन? बेस्ट है, मतलब बेस्ट है। तो कभी ऐसा बीच में कभी वो नहीं हुआ कि मतलब मैं यार थक गया हूँ, छोड़ो यार अब कुछ और कर लेते हैं? देखिए, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन प्रकृति आपको यही सिखाती है कि कैसे नियंत्रित किया जाए अपने आप को, कैसे खुश रहा जाए। प्रकृति में रहने के बाद आप क्या करते हैं, आप लोगों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं चाहिए जीने के लिए, और आपको आलोचना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति में समझ जब आपकी बढ़ती है ना, और कोई बहुत ज्यादा तो आपको तारीफ करता है तो आप फूल के कुप्पा भी नहीं होते। हाँ। तो जब आप चीजों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, सूरज की कोई आलोचना करे तो उसे क्या फर्क पड़ना है, उसे तो समय पर झुकना है, जो समय पर जगेगा वो पाएगा जी। और सूरज की कोई तारीफ करता है तो उसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें आप में मौजूद होने लगती है जब आप प्रकृति को बहुत संवेदनशीलता से ग्रहण करते हैं। तो यही जिंदगी जीने का सार मैं मानता हूँ कि हमको जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाया दिया जी। और हमने अपने आसपास लोगों को देखा, लोगों के पास बहुत कुछ तो है साधनों के रूप में, लेकिन जो सुकून है, जो सुख है, जो शांति है, जो प्रसन्नता है, उसका नितांत अभाव दिखता, क्योंकि चेहरे में हंसी नहीं है, ताजगी नहीं है जी। बस जिंदगी में हवस, आगे बढ़ने की, प्रतियोगिता करने की, प्रतिस्पर्धा करने की। यहाँ जिंदगी को एक ठहराव मिलता है। जब आपको ठहराव मिलता है जिंदगी में, तब सब कल्याणकारी, मंगलकारी, सुखमयी सब कुछ वो लगने लगता है। ये प्रकृति का संदेश है। तो सर अभी आप जैसे बच्चों को लेकर भी कुछ काम कर रहे हैं? ये काम हमने किया था 96 से शुरू किया था कि हम स्कूल्स में जाते थे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते थे उनसे कहते थे कि हम आपके स्कूल के बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में ले जाते हैं और हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए। हाँ। सो उनको लगता था कि ये तो अलग किस्म की मांग है इनकी जी जी, जहाँ ये कुछ चार्ज नहीं कर रहे, पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आज हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में हमने देखा है तो उसमें कई लोगों ने अपना इस प्रोफेशन में कैरियर बनाया है जी। और वो सक्सेस स्टोरी के रूप में कई तो गाइड्स हैं, कई ट्रैवल एजेंट्स हैं, कई लोगों ने होम स्टे डेवलप कर लिया, कई लोग किसी इंडस्ट्री को काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर संवेदनशीलता है। हाँ। तो यही हमारा जो है ना, हमको लगता है कि यही हमारा सफलता यही है। ओके। कि ये लोग एक नई दिशा में चल रहे हैं
जंगलों को बचाने की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, और इसी में अपना रोजगार बना ले, पलायन पर रोक लगे। हाँ। ये तमाम चीजें। पलायन पे जो एक सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ का है, पलायन, ये क्या रामनगर तक सीमित है? उसके आगे जो और जो है वो भी तो पलायन कर रहे हैं ये उनकी? जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, मुझे लद्दाख की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड तो बहुत गंभीर संकट में है। मानसिकता है, सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए, क्योंकि आज से यदि 50 साल पहले आप देखें, पहाड़ों में क्या जिंदगी सुंदर नहीं थी? तब लोग मेहनत कश हुआ करते थे, तब लोगों की जिंदगी के प्रति ज्यादा मांग नहीं थी। अब जब डिमांड बढ़ी है, तो फिर वो जो वास्तविक जीवन है, जो शानदार जलवायु है जी, जो सीमित दायरा है जीने का, उसको छोड़ के प्रतियोगिता में लगे हुए। पलायन का मुख्य कारण है मानसिकता। आज जो पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं, वो विवश लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग। हाँ। उनके पास ऊर्जा नहीं बची है। जिनके पास थोड़ी ऊर्जा, वो थकना चाहते हैं। हाँ। सुविधाओं के पीछे पागल है आदमी। तो ये तब्दीली हुई है, और जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति आपको जो है ना एक सोचने का नया नजरिया देती है। क्या कीजिएगा आप नाम कमा के? बिल्कुल। क्या कीजिएगा आप बहुत सारा धन कमा के? आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए। हाँ। आप नियंत्रित होने चाहिए। आप जैसा स्वयं के बारे में सोचते हैं, वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। क्या ये वास्तव में है? क्या आप परिवार के तमाम लोगों की कदर करते हैं? हाँ। क्या आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की कदर करते हैं? क्या आप बड़े छोटे का लिहाज करते हैं? क्या आप अपनी परंपराओं का लिहाज करते हैं? हाँ। क्या आप अपनी मान्यताओं को मानते हैं? क्या आप अपने धर्म को मानते हैं? अब धर्म की बात करेंगे तो धर्म की पिक्चर ही हमारी दूसरी है। हाँ। आप यदि मोटे स्तर पे देखें तो धार्मिक होने का मतलब जो है ना, बिल्कुल अलग लिया जाता है। धार्मिक होने का मतलब मनुष्यता से, मानवता से। आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, और जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आप उसकी मान्यताओं के अनुरूप अपने आप को जीवन जिए, तो वही धर्म होना चाहिए। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए, ऐसे लोग कहते तो हैं, लेकिन जीने की जिद होना, वो दिखता है आपके व्यवहार में। मैं सोचता हूँ कि वो होना चाहिए। जी, ये तो है। तो अभी ये जो आपने स्टार्ट किया था बच्चों के साथ में, वो अभी तक कंटिन्यू है? लगातार जारी है। अब हम जो है ना उससे 2 कदम आगे निकले हैं जी। एक कदम तो पहला इनिशियल स्टेज तो ये था कि बच्चों को लेके जो है ना पर्यावरण सुरक्षा की जो है अलग जगाई जाए। अब हम लोग इतने 20, 22, 30 साल का जो अनुभव है उसको नेचर एडुकेटर के रूप में काम कर रहे हैं। जाके एज ए ट्रेनर काम करते हैं, एज ए एडुकेटर काम करते हैं जी। तो उससे आपका अर्निंग भी होता है, और आप नई दिशाओं को, नए क्षेत्रों को देख भी पाते हैं जी। और जो आपका मकसद था जीवन जीने का कि प्रकृति के प्रति लोगों को आगाह किया जाए, संरक्षण के प्रति सचेत किया जाए, वो भी पूरा होता है जी। तो इसमें जो जिनके साथ आप जुड़ते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, तो उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और भी बहुत खुला मंच है। तो ये लोग कभी कुछ मतलब किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं? क्या ये लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो लोग गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं उनका सम्मान देने का नजरिया अलग होता है जी। कुछ लोग जो कंफ्यूज रहते हैं उनको हम कंफ्यूज रहने देते हैं। देर सवेर चेतना आएगी, वो इस धारा में लौट के आएंगे। क्योंकि आज यदि हम लोग संरक्षण के प्रति सजग नहीं हुए ना, तो आने वाले समय में तो व्यवस्था होनी है। तो जो लोग समय से सजग हो गए वो लोग लाभ लेंगे। सर, संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को इतना? मतलब नेचर, मतलब हमें ये तो खुद से होना चाहिए कि ऐसा कितना जरूरी है हमारे लिए प्रकृति, उसके बावजूद हम लोग इसको वो नहीं कर पा रहे हैं। संरक्षण की जरूरत के पीछे कारण है मानसिकता, प्रतिस्पर्धा की मानसिकता, हाँ। प्रतियोगिता, आगे बढ़ने की। खेती छोड़ के खेती बेच दी, जमीनें बेच दी, वहां लॉज बन गए, तो दूसरे ने कहा कि इसका लाइफस्टाइल तो बहुत आगे आ गया, मैं पीछे क्यों रहूं? हाँ। तो जब आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आता है ना, तो आपके क्रियाकलाप बदल जाते हैं जी। क्रियाकलाप बहुत देर में असर डालते हैं। 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तब तक बहुत देर चुकी होती है, क्योंकि जिंदगी तो हाथ से निकल चुकी होती है ना। जो सुकून में आप रहना चाहते हैं, आदमी इतना कमाता है, इतना पढ़ता लिखता है, इतनी मेहनत करता है, कारण क्या है कि वो साफ सुथरा जीवन जी पाए, सुकून भरा जीवन जी पाए, और वही वो नहीं लेता लास्ट में। उसी से संघर्ष कर रहा होता है कि प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, हाँ। पानी कम पड़ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। भीड़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ यदि भीड़ हो गई तो फिर सुकून वाली जगह में भी है
तो परेशान रहेंगे। और भीड़ वाली जगह में यहाँ से सुकून पसंद है, यहाँ भीड़ नहीं है तो सुकून चाहिए नहीं। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, उस टाइम पर जितने भी बाहर गए थे उसमें से बहुत सारे लोग जो है वापस, तो फितरत है ना हमारी। हाँ। जहाँ पर मुसीबत आई वहां पर सुना कि यहाँ पर समाधान मिलेगा। अब जब संकट टल गया फिर से प्रतियोगिता में शामिल हो गए, फिर वापस जाके, वापस आ गए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए भी मतलब ये था कि वापस आ गए कि भैया छोड़ो, उनको समझ में आ गया कि नहीं है बाहर मतलब कभी भी दोबारा से ऐसा होगा तो फिर दोबारा हमें आना पड़ेगा, तो इसलिए कई लोग तो ऐसे हुए हैं, देखा है जो उनकी संख्या आ गए बहुत कम है, वो वापस। हाँ प्रतिशत बहुत कम है जी। ये इंसानी फितरत है, बहुत जल्दी भूलने की जो परंपरा है हम लोगों की वो हावी रहती है हमें हमेशा। हम जो है ना बिल्कुल सजग नहीं रहते और अपने आप को तटस्थ नहीं करते। हाँ। प्रकृति इन सारी चीजों के बारे में सचेत करती है, इशारे करती है आपको। जी सर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो कोविड की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि उसमें बहुत सारे लोग वापस आ गए, रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे थे आप। हाँ। लेकिन आप देखें ना स्थिति जैसी सामान्य हुई, पुरानी धारा पे लोग लौट आए हैं, तो ये कंप्लीट थॉट प्रोसेस है एक्चुअली जी। जब आप सुकून की जिंदगी जीते हैं ना तो कम में भी जो है ना आप खुश रहते हैं। जब आपको जीवन में सिर्फ सुकून चाहिए, सुकून के साथ सुविधाएं भी चाहिए, तो मुश्किल आती है। तो सुविधाओं के लालच में हम लोगों का मलायन है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले खेतों में खूब अनाज होता था पहाड़ों में, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का रवैया था, अपनी संस्कृति का आदर था, खेती बाड़ी खूब होती थी, जानवर तो तब भी होते थे, और स्वस्थ परंपराएं थी, और कंपटीशन नहीं था लोगों में। बिरादरी के अलावा जो पड़ोसी थे उससे नाते थे मानवता के, और कम में खुश रहने की जो है परंपरा थी। हाँ। अब जो है गला काट प्रतियोगिताएं जब से हुई हैं कि इसका यदि मकान लेंटर का हो गया है तो मेरा पाटल का क्यों है, मेरा पुराना मकान क्यों है, तो मेरा बेटा जो है जाके नीचे नौकरी करेगा और वही बच जाएंगे जी। तो धीमे धीमे वो स्टेटस सिंबल भी हमने बना दिया कि यदि आप प्लेन्स में रहते हैं, भाबर में रहते हैं, आपका घर वहाँ पर है, कारोबार वहाँ पर है, तो आपका स्टेटस थोड़ा बड़ा हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि आपके पास जानवर कितने हैं, आपकी खेती कितनी उन्नत है, आप कितने प्रभावकारी हैं मदद करने में। वो सब जब थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो विसंगतियां आनी स्वाभाविक। राइट। लेकिन प्रकृति इन चीजों से जुदा रखती है अपने आप को। लोग पेड़ पौधों से जुड़े हुए थे, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए थे, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे पहले पहाड़ों में। अब आप देखिए शादी बारातों में कभी निमंत्रण होते थे, निमंत्रण दिए जाते थे, और खाने के लिए कोई बहुत ज्यादा खाने के लिए आपको दिखाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप क्या परोस रहे हैं। इतना होता था कि ये एक अच्छा काम घर में हो रहा है तो उसमें लोग भागीदारी करते थे और वो काम बहुत आसानी से संभव हो जाते थे जी। अब जब से प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं तब से दिखावा शुरू हुआ है तो अब संस्कृति आई है। ये सब उसका कारण है। सर मतलब जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको या जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको एज अ नेचर गाइड, एज अ नेचर लवर, आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही मैसेज देते हैं उनको कि जितना आपको मिल रहा है, जितना डिजर्व करते हैं, उसमें संतोष रखें, और आप संस्कृति की ओर नहीं जाएं, अपने जंगलों को बचाएं, जो भी बचा खुचा है, नदियां प्रदूषित ना होने दें, जंगलों को बचाएं, इसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए दया भाव रखें। हमारा संदेश परक गाइडिंग होता है जी। और अर्निंग की हमें बहुत ज़्यादा हवस नहीं रहती कि यदि इसको थोड़ा सा चालाकी से किया जाए तो फिर अर्निंग डबल की जा सकती है। हाँ। उसमें ये पुट जरूर रहता है कि लोग यहाँ से समझदार होकर जाएं और अपने अनुभव को जो है ना पहले से ज़्यादा अलग तरीके से तौर तरीका जिंदगी जीने का सीख के जाए। और जो यहाँ युवा है, अगर उसको इस चीज़ से जुड़ना हो, नेचर गाइड बनना हो, नेचर लवर बनना हो, या कुछ और भी किसी भी तरह से वो नेचर से जुड़ना चाहता हो, तो वो क्या करे, कैसे करे? देखिए प्रकृति से तो हम जन्म से जुड़े हैं जी, बस थोड़ा सा अलग धारा में सोचने की आवश्यकता है। जो लोग अलग व्यवसाय में हैं वो लोग भी प्रकृति संरक्षण करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा सोच ये नहीं है
कि जो लोग पर्यटन में काम कर रहे हैं वही प्रकृति को बचा सकते हैं। किसान बन के भी आप प्रकृति को बचा सकते हैं, एक व्यवसाय बन के भी प्रकृति को बचा सकते हैं जी। लेकिन फर्क इतना है कि आपका जो सोचने समझने का दायरा है वो थोड़ा व्यापक होना चाहिए, वो संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि मैं, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा कारोबार यहाँ तक सीमित नहीं रहे हैं आप थोड़ा सा इसको बढ़ाएं कि मैं, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा नगर, मेरा गांव, मेरा प्रांत, मेरा देश। तो थोड़ा सा इसको विस्तृत करें सोच को जी। जहां पर मैं, मेरा कारोबार, मेरा परिवार यहाँ तक सीमित है तो मुश्किल रहेगी। प्रकृति आपको समझ देती है कि आप बड़ा सोचें, बड़े कैनवास का सोचें। तो जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे अगर नेचर गाइड बनना हो तो मैं क्या करूँ उसके लिए? आपको कुछ नहीं, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है। जी। थोड़ा है, काफी है। और आपसे जुड़ने के लिए, अगर किसी को आपसे जुड़ना हो, आपके जो आप बच्चों को लेकर गाइडिंग और ये सब चीजें करते हैं, उससे जुड़ना हो तो उसके लिए कैसे? सर्वथा उपलब्ध है, सर्वधर्म हिता है, सर्वधर्म परोपकार की बात करते हैं हम हमेशा जो है सतह उपलब्ध रहते हैं, महंगे नहीं है, बहुत साधारण सी जीवन शैली जीते हैं, इजीली अप्रोचेबल। कभी भी किसी समय भी कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या कहीं बुला सकते हैं, हम खुद चले आएंगे आपके पास। जी। प्रकृति सहजता भी सिखाती है। प्रकृति से जो लोग लगाव रखते हैं उनके अंदर एटीट्यूड भी नहीं होता, वो सरल स्वभाव के होते हैं, सहज होते हैं, है ना, उनको सार मालूम होता है जीवन का। बिल्कुल। तो जुड़ने के लिए ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, प्रॉपर एड्रेस पे बुलाएंगे भी तो भी आएंगे, आज आए ना। हाँ बिल्कुल है सर, उसके लिए तो हम थैंकफुल हैं। तो दौड़ के चले आए। तो मिलना तो बहुत आसान जी। और वैसे भी मिलना हो सर से तो कॉर्बेट घूम लो, कभी भी कहीं भी चले जाओ, आप किसी से भी पूछ लो। सर का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो सर का पता अपने आप ही मिल जाएगा। बाकी जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं, वो मतलब सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रकृति जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। और जैसे हम बोलते हैं कि हम उसको संरक्षित करते हैं, हम बार बार, मतलब हमारा ये थॉट है कि हम प्रकृति को संरक्षित करने वाले कौन है, वो हमें संरक्षित कर रही है, वो हमें वो कर रही है, बस हमें उसका रिस्पेक्ट करना है, उसका आदर करना है, उसको सम्मान देना है इन रिटर्न। तो एक कॉमन फैक्टर होता है ना कि सेव द टाइगर, सेव द एनवायरनमेंट। हाँ। कैन वी रियली सेव एनवायरनमेंट? नो। कैन वी सेव द टाइगर? वो तो हमें बचा रहे हैं, बस समझने की। हाँ। आप पहल करें, आप आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, बड़ी बातें ना करें, छोटे काम करें, हाँ। लेकिन करें। बचाने जैसा कुछ नहीं है, आप बस अपने लेवल पे उस काम करें। आप व्यवधान उत्पन्न ना करें उसको, हाँ, डिस्टर्ब ना करें उसको, बस वो संरक्षण है। जी। तो इस चीज को प्लीज, बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझिए। और सर के साथ बात करके उनके अनुभवों को आप तक पहुंचाया है, तो इस आपकी अब एक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये कैसा आपको लगा। सर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सर ने बोल दिया है कि आप कभी भी आइए, कहीं से भी आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, सामने आप आकर उनसे वैसे मिल सकते हैं। कभी भी आपको अगर कॉर्बेट घूमना है तो आप सर को जो है एज अ गाइड, मतलब किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए हो तो वो चीज़ें आपको सर जो है बिल्कुल हेल्प करेंगे। एंड हम इस एपिसोड को आज यहीं पर विराम देते हैं। सर के साथ हम फिर दोबारा कभी इन फ्यूचर फिर जुड़ेंगे, फिर किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे सर। दूसरा मैं फिर से कहूँगा कि सर ये जो आपका पूरा स्टाइल है, ओवरऑल जो लुक है, ये मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। एंड मतलब कमाल है। और यही चीज़ है कि हम कितने सरल उसमें रहते हैं और उस सरलता में भी आपको एक बहुत अलग चीज़ नज़र आती है। एंड मैं आपसे सर बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने बहुत कीमती समय दिया, आप हमारे पास आए। हम होते तो हम आपके पास भी आ सकते थे, लेकिन इतना सरल स्वभाव कि आपने एक बार बुलाने पर ही आपने कहा कि मैं आता हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है सर। क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ और यहाँ पर आया हूँ, यहाँ के लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि एक एक बार बोलने पर ही सबने कहा कि ठीक है हम आते हैं। तो यही बस सपोर्ट जो है हम चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के लिए, और हम चाहते हैं ऐसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ऐसा सपोर्ट मिले ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर, थैंक यू सो मच। और
आप लोगों से भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं, और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और करेंगे खूब सारी बातें। थैंक यू।